नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? विजन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 के एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है फसल, फसल का उत्पादन और उसका प्रबंधन। फसल, फसल क्या होती है एक्चुअली? हम सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो भोजन को प्राप्त करते हैं, लेकिन भोजन आता कहाँ से है, तैयार कैसे होता है, उस चीज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फसल। जो फसल है उसको कौन उगाता है, कौन प्रोड्यूस करता है, वो किस तरह से प्रोसेस में होता है और उसके बाद वो किस तरह से हमारी थाली में परोसा जाता है, इस सब चीज को आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी आपसे डिस्कस किया कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं में करता है। हम सभी भोजन करते क्यों एक्चुअली? जिससे कि हम ऊर्जा प्राप्त कर सके अपने दिनचर्या के कार्यों को करने के लिए। और ये जो भोजन है, इस भोजन को हम अपने जंतुओं से, पौधों से प्राप्त करते हैं। जंतुओं से आपको पता ही है, मछली के रूप में या फिर अंडों के रूप में प्राप्त किया जाता है, लेकिन हम पौधों के रूप में कैसे प्राप्त करते हैं इसको, ये सब भी जानना आवश्यक है। तो जो हमारे पौधे होते हैं उनको हम अपने, जो हमारी फसल है उसको हम अपने खेतों में उगाया जाता है। किसान जो होता है वो एक अपनी जो जमीन होती है उस पे फसल तैयार करता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसको फसल कहा जाता है। आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास कोई खेत वगैरह है तो वहां पे बहुत लंबी कतार में एक ही फसल उगाई जाती है। गेहूं की देखी होगी आपने, धान देखा होगा या दाल की फसल देखी होगी, तो एक ही प्रकार एक ही फसल को उगाया जाता है बड़े पैमाने पर। तो गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होंगे। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ गेहूं के कर दिए, कुछ दाल के। एक एक लंबी श्रृंखला में गेहूं की ही फसल उगाई जाती है। फसलें विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे अन्न की, सब्जियों की, फल की। मतलब लंबी कतार में ऐसा नहीं है कि अन्न भी उगाया जा रहा है, सब्जियां, वेजिटेबल्स भी उगाया जा रही है, फ्रूट्स भी उगाया जा रहा है, इस तरह से। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु को परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फसल उगाई जाती है। तो गर्मियों में कैसे फसल उगाएंगे, सर्दियों में कैसे फसल उगाएंगे, उस चीज को हम ध्यान में रखकर ही फसलें उगाते हैं। जो हमारी फसलें होती हैं उनको हमने दो वर्गों में बांटा हुआ है, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ की फसलें हैं जो सर्दियों में उगाई जाती हैं। रबी की फसलें शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती हैं। इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। कई स्थानों पर दालें और सब्जियां गर्मियों में भी उगाई जाती हैं। गर्मियों में जो वेजिटेबल्स, जो आपको फ्रूट्स पाए जाते हैं वो गर्मियों में भी उगाए जाते हैं। जो धान होती है हमारी, धान जो फसल है उसको शीत ऋतु में ही क्यों उगाया जाता है, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आप बता सकते हैं? थोड़ा थोड़ा सोचिए। चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। धान को, जो धान की फसल होती है, जब उसको उगाया जाता है तो बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। और पानी कब बरसता है? गर्मियों में सबसे ज्यादा बरसता है, सर्दियों से ज्यादा। तो हम इसको गर्मियों में ही उगाते हैं, धान की फसल को। और धान की फसल को आपने देखा भी होगा कैसे कैसे उगाया जाता है। एक एक उसका एक एक पौधा लेके उगाया जाता है अलग से, भरे हुए पानी में। जो खेत होगा वो पानी से पूरा भरा हुआ होगा और उसमें एक एक करके उगाया जाता है, आपने देखा होगा। जो फसलें होती हैं उसको तैयार करने में सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसको बोआते हैं, खाद और उर्वरक की जरूरत पड़ती है, सिंचाई करनी होती है। खरपतवार, खरपतवार किसे कहते हैं? अनवांटेड प्लांट्स को, जो ऐसे ही उगाते हैं हमारी फसल के साथ। फिर हम उनकी कटाई करते हैं, कटाई करने के पश्चात हम उसका भंडारण करते हैं, सुरक्षित भंडारण, ठीक है, जिससे कि वो सड़े ना, गले ना, खराब ना हो। भंडारण करना भी तो आवश्यकता है जब हम उसको फसल को उगा रहे हैं।
तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिट्टी तैयार कैसे की जाती है खेतों वगैरह में जहाँ हम फसल उगा रहे हैं। फसल को उगाने के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करनी जरूरी है। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को पलटना, उसको पोला बनाना आवश्यक है। मतलब मिट्टी बहुत टाइम से पड़ी है खेत में, तो उसको ऊपर नीचे करेंगे, उसमें पानी डालेंगे जिससे कि ऑक्सीजन उसके अंदर गहराई में अंदर तक जा सके और फसल अच्छे से तैयार रेडी हो। तो इसके लिए ये सब प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। और जो मिट्टी होती है उसमें हमारे जो केंचुए वगैरह होते हैं वो भी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो मिट्टी में जो खनिज, जल और वायु, ये जो सब कुछ होते हैं ये सजीवी होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे, जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं जो जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाने में ये सब आवश्यक है। जो मैंने अभी तक आपको बताया वो मिट्टी को तैयार करने की प्रोसेस बताई है, ठीक है। तो इस मिट्टी को हम जो तैयार करते हैं उसे किस तरह से तैयार करते हैं, तो आपने देखा होगा ट्रैक्टर के थ्रू तैयार होता है। उससे पहले कैसे तैयार होता था ये आप चित्र में देख रहे होंगे ना, कि आदमी है, आदमी ने 2 बैलों को ले रखा है, उसके साथ उसने इस तरह का जो ये फॉल ले रखा है। तो ये आपने देखा होगा, चित्र में देखा होगा। अब तो कोई नहीं करता है, अब तो ट्रैक्टर के थ्रू हो जाती है आराम से, लेकिन ये पहले ऐसे ही किसान किया करते थे। तो ये उस टाइम का मिट्टी को उपजाऊ, मिट्टी को बोने से पहले का प्रोसेस था, जब मिट्टी इस तरह से तैयार की जाती थी, जब ट्रैक्टर वगैरह उपलब्ध नहीं थे प्राचीन समय में। कृषि औजार जो है उसमें हम हल, अभी जो आपको मैं बता रही हूँ ये हल ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हल था, 2 बैलों के साथ आदमी है, उन्हें ले जा रहा है, मिट्टी को उल्ट पुलट हो रही है। तो ये सब क्या था, ये इस कृषि औजार का नाम हल है। यह औजार लकड़ी का बना होता था और बैलों की जोड़ी होती थी। इसमें ऊंट, घोड़ा या बैल कुछ भी हो सकते थे, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इसमें ये ऊपर जो जुड़ा होता है इसको जोत कहते हैं, फॉल कहते हैं। इस तरह से चित्र में बताया गया, ये सब बस यही बताया गया, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, वरना मैं बता सकती हूँ आपको, उसमें टाइम ही कंज्यूम होगा और कुछ नहीं है। बस ये बताया गया कि इस औजार में ये जो पार्ट्स हैं इसके नाम क्या है वो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुदाली, कुदाली भी एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी, खरपतवार मैंने अभी आपको बताया था क्या होते हैं, आपको याद है? चलो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। खरपतवार होते हैं हमारे अनवांटेड प्लांट, जो हम फसल बोते हैं उसके साथ साथ अपने आप ही उगाते हैं। तो वो हमारी फसल तो होती नहीं, उसको हमें अलग से निकाल के हटा देना होता है। तो उनको ही हटाने के लिए, निकालने के लिए, मिट्टी को फोला करने के लिए कुदाली की आवश्यकता होती है। हाँ जी, कुदाली आप चित्र में देख सकते हैं 1.1 में कुदाली दी हुई है। ये पार्ट्स जो इसमें है ये आप उसके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये नाम जैसे जोत है, छड़, पकड़, हैंडल, ये इसके सारे पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। कल्टीवेटर, ये तो आपने जरूर देखा होगा, ये ट्रैक्टर के साथ ही लगा होता है जब हम अपने खेत को जोतने जाते हैं, उसकी जुताई करते हैं तब। ये आजकल है ही बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई का मतलब बोना, अपनी फसल को बोना। तो बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले, साफ और स्वस्थ बीजों का चयन करना आवश्यक है। भाई ठीक है, मिट्टी अच्छी हो गई, अच्छी हो गई, लेकिन उसके लिए जो बीज होंगे वो भी तो हमें अच्छे लेने होंगे, फसल तभी तो अच्छी होगी। ऐसे थोड़ी ना कि बस मिट्टी अच्छी अच्छी कर दी हमने और बीज हमने ऐसे लाके बो दिए, उससे फसल तैयार नहीं होगी। फसल तैयार करने के लिए हमें अच्छी किस्म के बीज लाके बोने होंगे जिससे हमारे फसल का उत्पादन भी ज्यादा से ज्यादा हो। ये है सीड ड्रिल जो आप देख रहे हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसमें सीड ड्रिल के द्वारा भी मिट्टी को ऊपर नीचे करके उसको गहराई तक खोदते हैं जिससे कि उसमें फसल या फिर हम अपने बीजों को अच्छी तरह से डालें और वो अच्छा फसल का उत्पादन करें, ठीक है। जो सीड ड्रिल है इसके द्वारा बहुत कम समय में अधिक गहराई तक मिट्टी खुद जाती है, इससे हमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। खाद और उर्वरक मिलाना, देखो हमने मिट्टी पढ़ी, कृषि के जो उपकरण है वो भी पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे खाद। खाद भी तो जरूरी है, हम खाद और उर्वरक डालते हैं तभी हमारी जो फसल है वो बच पाती है कीट जो होते हैं उनसे। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं।
मिट्टी फसल को खनिज प्रदान प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है और खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। आज के टाइम में आप देख ही रहे होंगे, कभी गन्ना उगा दिया, कभी गेहूं उगा दी, तो जो फसल है, वो जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा खेत है, वो कभी भी खाली नहीं रहता। क्यों? ठीक बात है ना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, सबको भैया अन्न चाहिए, तो जगह वो खाली नहीं रह पाता बेचारा हमारा जो खेत है। तो उसको अगर वो कुछ टाइम तक खाली रहेगा तो उसमें खाद पानी जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता, इसलिए हमें ये सब प्रोसेस करनी पड़ती है। फसल के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी आ जाती है। भाई वन बाय वन हम फसल उगाए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें खाद पानी कुछ डाल नहीं रहे, तो क्या हो जाएगी, मिट्टी खराब तो हो जाएगी। तो खाद देना कहलाता है जो हम मिट्टी को उपयोगी बनाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतुओं अपशिष्ट से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या समझे? एक बार बताती हूँ, जो खाद होता है वो एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होता है। हम खाद वैसे भी तो बना लेते हैं, ठीक है ना। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं और उसका अपघटन होने के लिए छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। उसमें सूक्ष्म जीव थोड़ा सा विचलन करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो खाद अपने आप बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है ना, उसमें हम केचुए छोटे मोटे कीट वगैरह उसमें डाल देते हैं और वो वर्मी कंपोस्टिंग हमारी खाद तैयार हो जाती है। उस खाद का उपयोग हम अपने खेत में, अपनी बागवानी में यूज कर सकते हैं, अच्छी फसल के लिए, अच्छे अपने फल उगाने के लिए, अपनी वेजिटेबल्स उगाने के लिए, इस तरह से। यदि आप देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जो बीज होते हैं उनको पानी, एक गिलास, एक कटोरा लीजिए, कोई भी बाउल लीजिए, उसमें बीजों को डालिए। जो खराब बीज होंगे वो ऊपर तैर के आ जाएंगे, जो अच्छे बीज होंगे वो नीचे रह जाएंगे। तो अगर तुम्हें बीजों की पहचान करनी है कि कौन से बीज अच्छे होते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उर्वरक जो होते हैं वो हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, विशेषकर पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो उर्वरक है और जो खाद है वो भिन्न भिन्न कैसे हैं। एक चीज नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है एक चीज। उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और जो खाद है वो हमारा नेचुरली तैयार हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि खाद किस तरह से बनता है, लेकिन जो उर्वरक है वो हमारा फैक्ट्री में तैयार होता है, उसको ऐसा कोई नहीं बना सकता। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम। ठीक है, तो इसके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, इसलिए हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ठीक, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि बस हम उपयोग किए जा रहे हैं, उपयोग किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिट्टी में को भी उससे शक्ति मिलती है, जल अवशोषण की क्षमता भी उससे बढ़ जाती है। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। मतलब एक फसल बोई, उसके बाद यूज करो, फिर उसके बाद दूसरी फसल बो, इस तरह से। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा और ऋतु में उगाते थे, गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे, लेकिन अब क्या, अब तो वन बाय वन फसल उगाते ही चले जाते हैं, जिससे कि टाइम नहीं मिल पाता मिट्टी को अपने पोषक तत्व को उगाने में, इसलिए हम खाद का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन एक बार संक्षेप में फिर से इसमें अंतर देख लीजिए उर्वरक और खाद में। जो उर्वरक है हमारा वो एक मानव निर्मित लवण है, जो खाद है उसको प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल है, गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन से ये प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है, जबकि हम खाद को अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त नहीं होता, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरली है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, ये इनमें अंतर है। खाद के लाभ, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ खाद के क्या लाभ है, लेकिन एक दो लाभ आप और देख लीजिए। इससे मिट्टी की जो जलधारण क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन का जो सुधार है वो भी अच्छा होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या जो होती है, जो उसमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं मिट्टी में, जैसे हमने बताया था केचुआ या इस तरह के, वो
किसान के मित्र माने जाते हैं, तो उनकी भी वृद्धि हो जाती है। सिंचाई होती क्या है? सिंचाई निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है। सिंचाई का समय एवं बारबारता फसलों, मिट्टी तथा ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं? कुएं, जलकूप, तालाब, झील वगैरह ये सिंचाई के साधन है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? कुआं, झील, नहरों से उपलब्ध जल को निकालकर खेतों में पहुंचाया जाता है। आप देख ही रहे होंगे चित्र में, जैसे ये मोम से बनाया जाता था, चैन पंप लगाया जाता था, ढेकली बनाई जाती थी। ये पुराने टाइम का समय बता रही हूँ मैं, ठीक है आपको। या फिर इस तरह से रहट बनाए जाते थे। अब तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उस टाइम के सिंचाई के साधन थे कि जल किस तरह से पहुंचाया जाए खेतों में, ये सब तरीके थे। अब सिंचाई के आधुनिक विधियां कौन कौन सी, ये हमें जानने की जरूरत है। यही आती हैं, इसलिए मैं उनको आपको डिटेल में नहीं बताया जो प्राचीन थी, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। छिड़काव तंत्र, ठीक है, सिंचाई की ये आधुनिक विधियां है। छिड़काव तंत्र, इस विधि में उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जो भूमि ऊपर खापड़ होती है उसमें किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? उद्र पाइप नलों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाला नल जोड़ लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है, और इसका नोजल से बाहर निकलना ही छिड़काव पौधों पर हो जाता है। इस तरह से सोचिए, जैसे आपने पंजाब की तरफ भी देखा होगा, क्योंकि मैं तो एक बार गई थी तो मैंने देखा हुआ है। तो वहां पे क्या होते हैं, वहां जैसे हमारे फुहारे से लगे होते हैं लंबे लंबे पाइप से, ठीक है, उसमें जल ऐसे छिड़काव की तरह बिखरता है, तो वो पौधों पर सब में चला जाता है। उस तरह से छिड़काव तंत्र, मतलब जैसे हम पौधे पे पानी का छिड़काव करते हैं उस तरह से, ठीक है, जहां पर ज्यादा जल प्राप्त नहीं है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। मतलब नो वेस्टेज ऑफ वाटर, कहीं भी पानी का वेस्टेज नहीं करना है, क्योंकि वहां पे पानी की उपलब्धता ही नहीं है, तो वेस्टेज कैसे कर सकते हैं? खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार वही होते हैं हमारे जो अनवांटेड प्लांट है, जिन्हें हम जो खुद ही उगाते हैं, तो उनको हम नहीं चाहते कि हमारी फसल के साथ वो उगे। तो हम ऐसा क्या करें कि खरपतवार को उगने से बचा पाए अपने खेत में? खरपतवार हटाने को ही क्या बोलते हैं? निराई करना। ठीक है, निराई जो शब्द है वो खरपतवार को हटाने की विधि है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। सिंपल सी बात है, हमारी फसल है, लेकिन जो हम फसल को अपनी जल दे रहे हैं या पोषक तत्व दे रहे हैं, वो भी लेंगे, खरपतवार भी लेंगे, जो हम चाहते ही नहीं है जिनको। तो जो उनका पोषक तत्व है फसल का, वो भी तो ले बांट रहे हैं, इसलिए उनको नष्ट करना भी आवश्यक है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान भिन्न भिन्न तरीके अपनाता है। ठीक है, फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। ये भी जब हम उर्वरक का उपयोग करते हैं या खाद का उपयोग करते हैं, तो आधे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार जो होते हैं मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती, इसलिए तो उर्वरक आवश्यक होता है। उससे छोटे मोटे कीट और जो अनवांटेड प्लांट है वो नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे की सहायता से भी किया जाता है। आपने देखा होगा खेत में कि किसान एक पीछे लगा के, जैसे ऑक्सीजन की होती है, पीछे लगा के और वो छिड़काव करता रहता है। तो वो क्यों क्या क्या करता है, पानी में मिला लेता है उसको और वो छिड़काव कर देता है, जिससे कि अनवांटेड प्लांट या कीट जो उसकी फसल को नष्ट कर रहे हैं वो सब मर जाए। जैसे कटाई क्या होती है, अब हम कटाई कर रहे हैं, हमारी फसल अब तक सुरक्षित थी, हम उसको काटने जा रहे हैं। ठीक है, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है। फसल पक गई तो उसे काटेंगे, काट के हम अपना भंडार करेंगे। तो कटाई के दौरान
या पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या धरातल के पास से काट लेते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कटाई बोलते हैं। हमारे देश में दराती की सहायता से फसल को काटा जाता है। ठीक, एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज दानों को भूसे से अलग कर लिया जाता है और इसे हुई क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। फसल को भूसे से अलग करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थ्रेसिंग, जो आप सभी देख रहे हैं चित्र में। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर भी अलग करते हैं। भाई छोटे किसान है, उनके पास इतनी बड़ी मशीन का उपयोग नहीं कर सकते तो वो क्या कर लेते हैं, उसे फटक लेते हैं, फटक के अलग कर लेते हैं भूसे को। कटाई के बाद कभी कभी जो उसके टुकड़े होते हैं वो खेत में रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं, पर ये जलानी नहीं चाहिए, इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। अपने खेत में कभी नहीं जलानी चाहिए, ये पोल्यूशन का कारण बनता है। कर वो नहीं, अलग से हम से पढ़ेंगे। अब आता है हमारा भंडारण। देखिए, हमने मिट्टी तैयार करी, उसके बाद हमने अपने बीज देखे कैसे उगाने हैं, अच्छे बीज खरीदने हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सिंचाई की, सिंचाई के बाद हमने अपनी कटाई करी, कटाई के बाद हम उसे भंडार करेंगे, उसके सुरक्षित भंडारण करेंगे उसका। उत्पादन का भंडार एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल के दोनों फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों की से सुरक्षित रखना होता है। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसका भंडारण करना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। उसे खराब होने से और जीवों द्वारा आक्रमण से बचाने के लिए और उसमें अंकुरण ना पड़े, इसलिए हम भंडारण का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दानों या बीजों को धूप से सुखाना आवश्यक होता है, उसमें नमी की कमी की जाए। अगर नमी रहेगी तो उसमें कीट, हमारे चूहे सब उसकी फसल को खराब कर देंगे। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों में, धातु के बड़े पात्र में इकट्ठा करता है, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है, साइलो, साइलो और भंडारणों में सुरक्षित रख दिया जाता है। अनाज भंडारण हेतु साइलो, देखिए आप चित्र में देख रहे हैं ना 1.10 में, ये एक अनाज भंडारण हेतु साइलो है। साइलो जहाँ पे अपना अन्न को सुरक्षित करता है किसान। जिस कोल्ड स्टोर भी तो होते हैं ना, आप जहाँ रहते हो वहां भी कोल्ड स्टोर, तो कोल्ड स्टोर में हम अपना जो अन्न, जो फसल इकट्ठी करी है बो के, उसको हम सुरक्षित रखते हैं। ये एक क्रियाकलाप दिया हुआ है 1.3 को आप खुद ही भी कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ बताना, जैसे दूध है तो ये किन स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपने क्या सीखा, आप एक बार हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों का अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, रबी की और खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल और पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना और उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है, जिसे सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति का आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद और उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत ही वृद्धि हो गई है। उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिसे खरपतवार कहते हैं। अभी मैंने आपको बता गया है, ये अनवांटेड प्लांट होते हैं खरपतवार। कटाई का अर्थ है फसल पक गई, उसके बाद उसे हाथों या मशीनों से काटना कटाई कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को, पीड़कों और सूक्ष्म जीवों को संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। आपको हमारे आज की वीडियो कैसी लगी, आशा करती हूँ आपको अच्छी ही लगी होगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें।